प्रिय साथियों, आज हम पंचशील और वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता पर एक चर्चा करेंगे। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पर भी संक्षिप्त में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, पंचशील समझौता और भारत चीन संबंध, आजकल चूंकि भारत और चीन के बीच जो तनातनी चल रही है, इसलिए एकेडमिकली ये सब चीजें अहम हो जाती हैं। अब देखिए, यह समझौता पंडित नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे उनके समय में और चीन के पहले प्रीमियर झाऊ एनलाई उनके बीच हुआ था। ये पेकिंग यानी बीजिंग जिसे आज की डेट में हम जानते हैं, वहां हुआ था। देखिए, इसमें ये बातें लिखी हुई हैं। पंचशील, चूंकि ये 5 सिद्धांतों पर आधारित था। पंच शब्द इसमें देखिए लिखा हुआ है, संस्कृत से लिया गया था। शील शब्द पाली से लिया गया था। ब्राह्मी लिपि में शील लिखा जाता है। पाली भाषा है, ब्राह्मी लिपि है। लेकिन आज की डेट में शील शब्द का प्रयोग संस्कृत और हिंदी में भी किया जाता है, उसे ब्रैकेट में लिखा गया है। अब इनमें 5 में जो सिद्धांत हैं उनमें देखिए, पहला सिद्धांत है क्षेत्रीय अखंडता व संप्रभुता का सम्मान। परस्पर अनाक्रमण, यानी एक दूसरे के देश पर हम में से कोई भी आक्रमण नहीं करेगा, जिसका उल्लंघन चीन ने किया 1959 में। समानता और परस्पर लाभ, यानी हम लोग एक दूसरे को बराबर के भाव से देखेंगे। चीन जबकि ऐसा नहीं चाहता है, चीन चाहता है भारत को क्षेत्रीय शक्ति बने रहने दिया जाए, और इसीलिए वो पाकिस्तान और नेपाल के साथ उलझाता है, जिससे कि भारत को ये दुनिया में वो ढिंढोरा पीट करके बता सके कि भाई भारत अभी भी अपने क्षेत्रीय जो शक्तियां हैं उन्हीं से निपट नहीं पा रहा है, तो हम तो ग्लोबल पावर है, हमसे कहां निपट पाएगा। तो इस प्रकार से वो समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। और दूसरा ये है कि परस्पर लाभ, वो एक तरफा लाभ लेता रहा है। आप लोगों को पता है कि वर्तमान में करीब 74 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर दोनों देशों के बीच कारोबार है, और इसमें करीब करीब 63 अरब डॉलर के बराबर अकेले चीन हमको सामान बेचता है। हम उसे मुश्किल से 11 अरब डॉलर के आसपास सामान बेच पाते हैं, यानी कि वो एक तरफा लाभ ले रहा है। इसीलिए इस समय जो आक्रोश है देश में, उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई चीनी सामानों की होली जलाई जाए। तो बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। स्वदेशी एक अपने आप में आंदोलन भी है। 1906 में आप लोगों को पता होगा कि इसे शुरू किया गया था बाल गंगाधर तिलक एंड दूसरे लोगों की प्रेरणा पर, खास करके बंगाल में इसकी शुरुआत हुई थी। और इस प्रकार से इसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, उनके पसीने छुड़ा दिए थे। अब आगे देखिए, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना, ये चौथा है। यानी कि भारत और चीन एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे, जबकि चीन लगातार दखल देता रहता है। जैसे अभी आपने देखा, जब 5 अगस्त को 2019 को जब अमित शाह ने घोषणा की कि भाई हम जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और उससे जुड़े हुए तमाम पहलू को हम हटा रहे हैं और उसके सांविधानिक और भौगोलिक तथा राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव कर रहे हैं, तो किसी देश ने कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन चीन ने उस पर टिप्पणी की। चीन इसीलिए परेशान है क्योंकि उसे लग रहा है कि भारत जिस तरह से एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि अक्सई चीन और सीपेक के ऊपर खतरा पैदा हो जाए, काराकोरम हाईवे के ऊपर खतरा पैदा हो जाए। इसीलिए अब वो इस तरह की गुंडागर्दी कर रहा है, जो उसने 2000 में किया था। बाराहोती को एक नया डिस्प्यूटेड एरिया बना दिया था उत्तराखंड में। इस समय वो गलवान जो पीपी पॉइंट 14 है या गलवान वैली है, उसको विवादित एरिया बनाना चाहता है, जिससे कि काराकोरम की ओर जाने वाले भारत के मार्ग को वो बाधित कर सके, रोक सके। और पांचवा देखिए, शांतिपूर्ण सहयोग है। चीन कभी भी शांतिपूर्ण तरीके से कार्य नहीं करता है, आज पूरी तरह से उसका वो उल्लंघन कर रहा है। जैसे उसके सैनिकों ने, बजाय इसके कि 1996 में ये साफ साफ ये समझौते का, नवंबर 1996 में साफ बात कही गई थी कि भाई दोनों देश के सैनिक एक दूसरे पर किसी भी तरह का हमला नहीं करेंगे, किसी भी घातक हथियार से। लेकिन वो इसे केवल तोप गोले बारूद बंदूक आदि के रूप में देखता है, जबकि कील लगे हुए जो उनके रॉड थे उससे भारतीय सैनिकों पर प्रहार किया गया। आप सोच सकते हैं कि गोली से मरने में उतनी तकलीफ नहीं होती जितना इसमें होती है। अब सोचिए हमारे सैनिकों को कितनी तकलीफ हुई होगी, उनको किस तरह से मारा गया होगा। तो इस प्रकार से जो है ये शांतिपूर्ण सहयोग वो करता ही नहीं है। पीस से जो 1993 में पहला समझौता हुआ था, उसमें था कि शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग सीमा विवाद को हल करेंगे, लेकिन वो शांतिपूर्ण तरीके से नहीं करता है। अब आ जाइए, हम लोग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पर चलते हैं। अब इसमें देखिए, वो उपरोक्त जो 5 सिद्धांत हैं उनको तो इसमें अपनाया ही गया, ये शेष 5 नए सिद्धांतों को इसमें जोड़ दिया गया। इसमें बैकग्राउंड भी लिखा गया है।
इंडोनेशिया के बांडुंग नामक शहर में एशियाई अफ्रीकी देशों, जो नवोदित देश थे, राष्ट्र थे, उनकी एक शिखर बैठक बुलाई गई थी। उसी में पंडित नेहरू ने शिरकत किया था और पंडित नेहरू को सपोर्ट किया था प्रेसिडेंट नकरूमा, घाना के पहले राष्ट्रपति हैं, घाना रिपब्लिक के। प्रेसिडेंट सुकर्णो इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति हैं। प्रेसिडेंट अब्देल गमील नासिर जो कि इजिप्ट के दूसरे राष्ट्रपति हैं, और जेबी टीटो, जोसेफ बीजो टीटो, युगोस्लाविया के पहले राष्ट्रपति। इन लोगों ने पंडित नेहरू का समर्थन किया था। एक्चुअली यही लोग इसके आर्किटेक्ट भी हैं। और इस प्रकार से इन 5 सिद्धांतों के अतिरिक्त कुछ 5 और भी सिद्धांत जोड़ दिए गए थे, जो इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव यानी एक व्यापक दस्तावेज बनाते हैं। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में हम आपको बता दें संक्षेप में कि नॉन अलाइनमेंट एक अवधारणा है, एक विचारधारा है सुपर पावर से समान दूरी बनाए रखने की। लेकिन जो मूवमेंट शब्द उसमें लगा हुआ एक इंस्टीट्यूशन यानी एक संस्था को बताता है कि एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एक संगठन, एक संस्था के रूप में काम करेगा। अब इसमें देखिए 5 जो सिद्धांत हैं इसके, जो जोड़े गए बाद में, उन 5 के अतिरिक्त, जिससे आज की डेट में ये संख्या 10 हो गई है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के नजरिए से। उसमें देखिए पहला है कि हम नस्लवाद यानी त्वचा के रंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा हम लोगों के बीच, और न ही मानव के बीच कोई भेदभाव होगा। देखिए उसमें दिया हुआ है। दूसरा है ये पहला जो है लोकतांत्रिक समानता है, लोकतांत्रिक समानता का उसमें जिक्र है। और दूसरे वाले में नस्लवाद और मानव के बीच भेदभाव नहीं करना, और साथ ही आर्थिक और सामाजिक न्याय, ये प्रमुख उद्देश्य माना गया था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। तीसरा देख लीजिए, सामाजिक राजनीतिक दर्शन का निर्धारण। दूसरे शब्दों में सभी देशों को ये आजादी होगी कि वो अपने इतिहास और उसकी परंपरा के अनुरूप जो भी उनकी आर्थिक परंपरा रही है, सामाजिक परंपरा रही है, राजनीतिक और सांस्कृतिक परंपरा रही है, उसके अनुसार वो अपनी चीजों का निर्धारण कर सकें। मुख्य रूप से सामाजिक ताने बाने का निर्धारण कर सकें, सांस्कृतिक इसका पहलू है, और राजनीतिक दर्शन का निर्धारण कर सकें जिसमें आर्थिक पहलू शामिल है। चौथा जो था कि भाई किसी भी देश का जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो शक्ति है, वो वास्तव में सुरक्षा से जुड़ी हुई है। दूसरे शब्दों में, अगर वो अपने शक्ति को मजबूत नहीं करेगा तो वह असुरक्षित हो जाएगा, और इसलिए इन दोनों के अवसर उसको मिलने चाहिए, दोनों को लिंक करने का अधिकार है। हालांकि ये कहता है मूवमेंट कि इसका ये मतलब नहीं कि वो सेना से ही वो संभव है, उसके लिए आर्थिक शक्ति भी है, और गांधीवादी दर्शन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नॉन वायलेंस जो एक्ट है यानी अहिंसात्मक क्रियाकलाप है, उसके माध्यम से भी इसे स्थापित किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि इसके लिए सेना ही रखी जाए, लेकिन ये भी मतलब नहीं है कि सेना बिल्कुल न रखी जाए, क्योंकि जिस देश की सैन्य शक्ति जितनी बेहतर होती है वो अपनी सुरक्षा उतनी ही बेहतर कर पाता है। लेकिन अन्य चीजों, जैसा हमने बताया आपको, अन्य चीजों का भी होना जरूरी है। अब आ जाइए, इसमें 5वां है राष्ट्रीय गौरव की प्राप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति की जरूरत। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति की जरूरत, ये साफ साफ कहा गया है भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब तक शांति नहीं होगी, जो छोटे देश हैं, नवोदित देश हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जो दूसरे देश हैं चीन के सरीखे, वो दबाने की कोशिश करेंगे। उस समय भी चीन इसमें शामिल नहीं था, और चीन की मंशा पर उस समय भी सवाल उठाए जा रहे थे। हालांकि पंडित नेहरू ने सोचा, आइडियलिस्ट थे, आदर्शवादी थे, गांधीवादी परंपरा के नेता थे वो, उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि चीन को अगर हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, खास करके जब उनकी बहन 1954-55 के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षा थी, तो उस दौरान उन्होंने सोचा कि अगर हम चीन को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल करा देते हैं तो ऐसी स्थिति में वो वैश्विक दबाव में काम करेगा। दूसरे शब्दों में, दुनिया के नाम पर उसको अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना होगा और दुनिया को देखते हुए काम करना होगा। इसलिए वो मनमानापन नहीं कर पाएगा। अगर हम उसको अलग थलग रखेंगे तो वो कहेगा भाई हम तो अलग थलग हैं ही, तो और मनमानापन करेगा। इसलिए उसको विश्व की निगरानी में लाना जरूरी है, उसके ऊपर विश्व का कुछ दायित्व थोपना जरूरी है। तो हालांकि वो आदर्शवादी विचारधारा थी उनकी, जिसे इंदिरा गांधी के समय में ऑफिशियली तो नहीं उसको पलटा गया, लेकिन नॉन ऑफिशियली जरूर श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने पिताजी की विचारधारा को पलट दिया था।
तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय शांति की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए, किंतु अंतर्राष्ट्रीय शांति केवल इस तरह से प्राप्त नहीं की जा सकती कि भाई ऐसा है कि उसको सेना या किसी सैन्य प्रदर्शन के द्वारा जो है प्राप्त किया जाए। उसके लिए जरूरी है बातचीत किया जाए, निगोशिएटेड सेटलमेंट हो जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, यानी बातचीत से मसले का हल हो। और इस तरह से कोई कमजोर देश भी जो होगा वो अपने आप को रिसीविंग एंड यानी कमजोर नहीं पाएगा और उसके राष्ट्रीय गौरव का विकास होगा। दूसरे शब्दों में उसकी बात सुनी जाएगी और उसके महत्व को समझा जाएगा कि हाँ भाई ये भी एक एंटिटी है, एक इस ढांचे में एक प्लेयर है और इस प्रकार से उसको अपने राष्ट्रीय गौरव के समृद्धि का अवसर मिलेगा। हालांकि बाद में ये चीजें जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि ये बदल गई थी। अब आप आगे देख लीजिए, ये ऐसे आदर्शवादी वाक्य थे जो कि बड़े ही गौरवान्वित करने वाले थे और इनको 12 दिसंबर 1957 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करके और संयुक्त राष्ट्र महासभा के ऑब्जेक्टिव में, उद्देश्य में शामिल कर लिया था जो इसमें लिखा हुआ है। अब देखिए नीचे बात है कि अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इस समय पंचशील प्रासंगिक है। देखिए ये लिखा भी हुआ है, क्या इस समय पंचशील प्रासंगिक है, और साथ ही नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की भी प्रासंगिकता की बात की गई है। अब प्रश्न यह उठता है कि आज इनकी से मतलब पंचशील और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट दोनों की बात की जा रही है। मेरा मानना, ये मेरा निजी मानना है कि नहीं है। उसका कारण यह है कि भूमंडलीकरण में जो ऊपर जो बातें कही गई थी बहुत सारी कि वो राष्ट्रीय स्तर पर जो आर्थिक नीति होगी वो सॉवरेन होगी, स्वतंत्र होगी। आज तमाम ऐसे देश हैं जो अपने विदेशी नीति, राष्ट्रीय नीति का निर्धारण खुद नहीं करते। उदाहरण आप देखिए, नेपाल चीन के दबाव में उसने किस प्रकार से कितने सुगौली संधि को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए अब कहना शुरू कर दिया कि भाई वो उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर जो स्थिति है, जो कुछ क्षेत्र हैं जिसमें लिम्पियाधुरा, लिपू लेख ये प्रमुख हैं, तो वो कहने लगा है कि ये हमारे हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे, पाकिस्तान है, बहुत सारे देश ऐसे हैं, पाकिस्तान भी उसी का एक एग्जाम्पल है, नॉर्थ कोरिया भी है जो चीन के प्रभाव में अपने फैसले ले रहा है। तो इस प्रकार से भूमंडलीकरण के इस दौर में ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि कोई देश अपने हितों के अनुरूप अपना फैसला ले रहा है। एक्चुअली वो कई बार दूसरे देश के हितों को पूरा करने में लग जाता है क्योंकि उसको पूरा करने से उसका हित पूरा होता है। जैसे नेपाल को ये लग रहा है कि भाई चीन पैसे वाला देश है और हमको अपने देश का अगर विकास करना है तो पैसा चाहिए, तो इस वजह से जो है, और चीन पैसा फेंक भी रहा है, तो इस वजह से नेपाल चीन की ओर झुकता हुआ दिख रहा है। G20 का प्रभाव आज की डेट में, कुछ दिनों तक पहले तक तो 1999 से लेकर के 2010 तक अमेरिका के पिछलग्गू बने रहे भारत और चीन दोनों, लेकिन G20 में अब भारत का कद काफी बढ़ता जा रहा है। और G7 में आपने देखा किस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को इनवाइट किया भाग लेने के लिए, वो सदस्यता देने पर भी विचार कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि इसके बाद जो घटना अभी घटित हुई है चीन के साथ, उसके बाद शायद भारत कोशिश करे कि वो G7 में शामिल हो जाए। और इसके बाद आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र की गिरती साख। अब संयुक्त राष्ट्र संघ इस समय भी कुछ नहीं कर पा रहा है, बेबस और लाचार। एंटोनियो गुटरेस केवल ये कह रहे हैं कि वो अपेक्षा करते हैं कि चीन और भारत शांति बनाए रखें। तो जो इसका कारण ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म्स हो नहीं पा रहा है और उसमें चीन की दादागिरी चल रही है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की गिरती साख, बहुध्रुवीय विश्व, भारत अपने आप में एक हैसियत है, जापान है, और भी कई ऐसे देश हैं जो अपने क्षेत्रीय स्तर पर उभरने की कोशिश कर रहे हैं। उधर साउथ अफ्रीका है, उधर ब्राजील है। भले ही ब्राजील कोरोना से पीड़ित है, लेकिन वो एक क्षेत्रीय हैसियत के रूप में, शक्ति के रूप में उभरने की कोशिश करता रहा है। यूरोप में जर्मनी है, ये सब नए पावर सेंटर्स हैं। तो इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की गिरती साख, बहुध्रुवीय विश्व, नई शक्तियों का उदय, ये नई शक्तियां भी हैं। इनमें आप साउथ कोरिया वगैरह को भी जोड़ सकते हैं, जो नई शक्तियां, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया है, ये नई शक्तियां हैं जो अभी उभर रही हैं। इसी तरह से साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में कई ऐसी शक्तियां हैं जो उभर रही हैं और वो चुनौती दे रही हैं परंपरागत शक्तियों को।
तो आज की डेट में देखिए सिंगापुर एक सिटी स्टेट है, बहुत छोटा सा देश है, लेकिन उसकी हैसियत आप देख लीजिए साउथ ईस्ट एशिया में क्या हैसियत है। इसी प्रकार से आप मलेशिया की देख लीजिए, इंडोनेशिया की देख लीजिए, ये सभी आज की डेट में एक उभरती हुई शक्ति हैं। इसके साथ साथ सोवियत रूस का 1992 मध्य तक पतन हो गया था। आज की डेट में वो सुपर पावर नहीं रह गया है। 1967 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने अगर चीनी सैनिकों से मुकाबला कराया भारत का, तो उसके पीछे एक ये था कि सोवियत रूस पूरी तरह से डट करके भारत के साथ खड़ा था। और उस समय जो निकिता क्रुश्चेव के बाद लियोनिद ब्रेजनेव सत्ता में आए थे, वो 100% भारत के साथ खड़े थे। एक्चुअली वो चीन से नफरत करते थे, निकिता क्रुश्चेव भी नफरत करता था और ये भी करते थे, लियोनिद ब्रेजनेव भी करते थे। आज वो स्थिति नहीं है, अमेरिका पर ज्यादा ट्रस्ट किया नहीं जा सकता है, लेकिन जो भी है सोवियत रूस के पतन के बाद जो है, पहले तो अमेरिका एक ध्रुवीय विश्व हुआ, आज की डेट में ये बहुध्रुवीय विश्व हो गया है। और ऐसे में भारत आपको अपनी साख स्वतंत्र रूप से बचानी पड़ेगी। तो आज की डेट में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और पंचशील दोनों के महत्ता समाप्त हो गई है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की महत्ता आप इसी से समझ सकते हैं कि वेनेजुएला में आज से 2 साल पहले मार्गरीटा में जो शिखर सम्मेलन हुआ था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, यानी कि ईरान से अध्यक्षता वेनेजुएला ने स्वीकार किया था, उसमें स्वयं नरेंद्र मोदी नहीं गए थे। तो यानी उस समय उपराष्ट्रपति थे हामिद अंसारी, तो उनको 2017 में भेजा गया था। तो इससे स्पष्ट होता है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को अहमियत नहीं दी जा रही। 120 देशों में केवल 10 देश ही ऐसे थे जिन्होंने अपने राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष को भेजा था। शेष वैसे ही उपराष्ट्रपति जैसे लोगों को भेजा गया था, शेष देशों ने भेजा था। तो इस प्रकार से इनकी साख कम हो गई है, गिर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब इन्हीं कारणों से भारत को अपनी एक स्वतंत्र हैसियत बनाने के लिए कोशिश करना होगा। धन्यवाद।